नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं सोनू शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी की घोषणा हुई है। युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है और लॉकडाउन के इस समय में घर पे बैठकर अपन अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके तो गैलेक्सी परिवार इस चीज के लिए लगातार प्रयासरत है। अच्छा, आज अपना जो टॉपिक रहेगा वीडियो का वो भारत के इतिहास से संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत काल। देखो दोस्तों, सल्तनत काल की अपन बात करें तो भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना या सल्तनत काल की जो शुरुआत है वो 1206 से मानी गई है और यहां से लेकर 1526 लगभग 300 वर्षों का ये समय था जब भारत के ऊपर मुस्लिम शासन या तुर्कों का जो शासन था वो भारत पे स्थापित रहा। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कि अपने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना किस प्रकार से होती है। तो इसकी शुरुआत अपन करेंगे मोहम्मद गोरी से। सबसे पहले अपन बात करें कि ये मोहम्मद गोरी जो था ये कौन था। तो देखो, मोहम्मद गोरी जो है ये गजनी जो रियासत है, गजनी रियासत अफगानिस्तान में। अच्छा, गजनी रियासत यहाँ का एक शासक था, एक सुल्तान था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी इसी गजनी रियासत का शासक था और इस गजनी रियासत की एक छोटी रियासत थी, उस रियासत का नाम था गोर और यही का शासक था आपका मोहम्मद गोरी। अब ये कहते हैं कि मोहम्मद गोरी इसने भारत के ऊपर कई बार आक्रमण किए थे और एक निर्णायक युद्ध इसने लड़ा था 1192 में। ये युद्ध लड़ा था इसने भारत के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ। युद्ध का नाम था तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध लड़ा गया था 1192 में। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ा था इसने। इस युद्ध से पहले पृथ्वीराज चौहान ने कई बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था, हराया था। लेकिन इस युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया और जैसे ही तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान परास्त हुआ, भारत का मार्ग, भारत के द्वार जो है वो मोहम्मद गोरी के लिए खुल गए और बड़ी आसानी से इसने यहां पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। अच्छा, जैसे ही तराइन के दूसरे युद्ध में भारत में मोहम्मद गोरी की जीत हुई, इस जीत के साथ ही तुर्क शासन की स्थापना हुई। भारत में अराजकता का माहौल बना, लूटपाट, धर्मांतरण जैसी घटनाएं भारत में होने लग गई। उसके बाद में होता क्या है, मोहम्मद गोरी भारत में आगे कई सारे युद्ध जीतता है और एक विशाल क्षेत्र पे अपना शासन स्थापित कर लेता है। लेकिन 1206 में गोरी की कर दी जाती है हत्या और गोरी की हत्या होने के साथ ही आगे भारत में इसके जो गुलाम थे वो अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। तो गोरी की हत्या के साथ ही भारत में सल्तनत काल होता है प्रारंभ। अब अपन बात करते हैं कि जब भारत में सल्तनत काल था उस दौरान अपने भारत के ऊपर 5 मुस्लिम राजवंशों ने शासन किया है। 5 वंश थे जिन्होंने सल्तनत काल के दौरान अपने भारत पे शासन किया है। तो सबसे पहले अपन उन्हीं 5 वंशों का नाम जानते हैं कि वो 5 वंश कौन कौन से थे जिन्होंने भारत के ऊपर शासन किया है। तो 5 वंशों में पहला जो वंश आया उस वंश का नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश का ही दूसरा नाम है, इसको ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। ममलूक वंश या गुलाम वंश, ये पहला राजवंश है जिसने सल्तनत काल के दौरान भारत के ऊपर शासन किया है। दूसरा जो वंश आया गुलाम वंश के बाद में, उसका नाम है खिलजी वंश। नंबर 3 पे जो आया वो था आपका तुगलक वंश। उसके बाद में नंबर 4 पे आता है आपका सैयद वंश।
नंबर 5 पे जो आया अंतिम जो राजवंश था, क्योंकि 5 ही राजवंशों ने शासन किया है, तो अंतिम या 5वां जो राजवंश था उसका नाम है लोधी वंश। तो ये वो 5 राजवंश हैं जिन्होंने भारत के ऊपर सल्तनत काल के दौरान शासन किया है। अब आगे अपन इन्हीं 5 राजवंशों के बारे में सविस्तार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो राजवंश है उस राजवंश का नाम है आपका गुलाम या ममलूक वंश। देखो दोस्तों, मोहम्मद गोरी जब इसकी हत्या हुई उस समय भारत में इसका जो मुख्य सेनापति था मोहम्मद गोरी का, वो इसका एक गुलाम था और उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। और गोरी की हत्या के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो गोरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबकी, वो गोरी द्वारा जीते गए भारतीय क्षेत्रों का शासक बन गया। इसका मतलब शासक का गुलाम इस वंश की स्थापना करता है। गुलाम द्वारा स्थापित राजवंश को गुलाम वंश के नाम से या ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है। तो भारत में गुलाम वंश या सल्तनत काल की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। सल्तनत काल का ये पहला शासक था या गुलाम वंश का ये पहला शासक था? सबसे पहले चर्चा करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल की। तो यहां पर देखें, ये शासक बना था 1206 में। 1206 में ये शासक बना, 4 वर्षों तक शासक रहा, 1210 में इसकी मृत्यु हुई। तो 1206 से 1210 तक इसकी मृत्यु रही। अच्छा, गुलाम वंश की अपन बात करें तो इस वंश ने कहां से लेकर कहां तक शासन किया है? तो गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी 1206 में और 1290 तक इसने शासन किया था। गुलाम वंश जिसमें कई सारे शासक हुए हैं, इस वंश का समय है 1206 से 1290 और जो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका समय है 1206 से 1210। अब अपन बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। सबसे पहले देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां देखते हैं कि शासक बनने के बाद इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी पहली उपाधि है लाख बख्श। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, तो उस शासक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से इसे जाना जाता है। ये दयालु था, दानी था। दयालु और दानी होने के कारण इसे लाख बख्श के नाम से जानते हैं। दूसरी उपाधि, इसे कुरान खां भी कहते हैं। कुरान खां के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुरान खां कहते हैं, लाख बख्श भी कहते हैं। इसी को हातिम द्वितीय के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इसकी उपाधियां हैं, लाख बख्श, कुरान खां, हातिम द्वितीय। इन उपाधियों से इसको जाना जाता है। उसके बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेशों का राजा बना, शासक बना, तो शासक बनने के बाद ये अपनी राजधानी बनाता है लाहौर। लाहौर इसकी राजधानी थी, तो इसकी राजधानी का नाम था लाहौर। उसके बाद में देखो, इसके समय की प्रमुख घटनाएं देखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भारत में प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। तो सबसे पहली घटना, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका एक सेनापति था और उस सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी ये वो व्यक्ति था जिसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। याद रहे दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था ये दुनिया का, नालंदा विश्वविद्यालय।
और इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, इसको जलाया था बख्तियार खिलजी ने। ये बख्तियार खिलजी इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। अगली बात, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके द्वारा दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई गई और उस मस्जिद का नाम था कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद इसने बनवाई थी दिल्ली। ऐसा कहते हैं कि दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान ने एक महल बनवाया था, राय पिथौरा महल। राय पिथौरा महल ये दिल्ली में बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने, और इसी राय पिथौरा महल के पास में बना हुआ था एक विष्णु मंदिर। क्या बना हुआ था? विष्णु मंदिर। इस विष्णु मंदिर को तुड़वाकर इसने कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो दिल्ली में बनने वाली भारत की पहली मस्जिद थी, या तुर्क शासन की स्थापना के बाद भारत में बनने वाली पहली मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण विष्णु मंदिर को तुड़वाकर दिल्ली में करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की विशेष श्रद्धा थी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देखो, संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके बारे में आपको बता दूं, भारत में चिश्ती सिलसिले के पहले संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। अजमेर उनका कार्य क्षेत्र था और उन्हीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी में विशेष श्रद्धा थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, इसलिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार है आपकी कहां पर? दिल्ली में। इसका निर्माण प्रारंभ करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन ये कहते हैं कि निर्माण जब अधूरा था, निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था, उसी समय, अधूरे निर्माण के समय ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो इसके बाद में शासक बना था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो दामाद था इसका, इल्तुतमिश शासक बना था, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। तो यहां से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, तो उस शासक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। जबकि दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इल्तुतमिश या वह शासक जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था, तो उस शासक का नाम है आपका इल्तुतमिश। अगली बात, कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित अगली बात, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में एक इमारत और बनवाई गई थी, और उस इमारत का नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये इमारत बनी हुई है अजमेर में। अब इस इमारत के बारे में भी कहते हैं कि अजमेर में चौहान वंश का एक राजा था, उस शासक का नाम था आपका विशलदेव या विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर में चौहान वंश का शासक था विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक इमारत बनवाई थी जिसका नाम था संस्कृत पाठशाला। संस्कृत पाठशाला, इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, और इसी संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये कहते हैं कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, इसका नाम इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा है क्योंकि यहां पर संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, मेला लगता है, 2.5 दिन का उर्स लगता है।
इसलिए इसे कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय 3 प्रमुख इमारतें हो गई। पहली इमारत है कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, जो भारत की पहली मस्जिद है। दूसरी इमारत है कुतुब मीनार, जो दिल्ली में है। तीसरी इमारत है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो अजमेर में है। आगे कहते हैं कि लाहौर, जो इसकी राजधानी थी, 1210 में लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इसकी हो गई मृत्यु। तो इसकी मृत्यु पोलो खेलते समय, इसका दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं चौगान भी कहते हैं, या वर्तमान समय में चौगान को ये सन की नाम जानते हैं, पोलो के नाम से जानते हैं। तो लाहौर में पोलो खेलते समय 1210 में हो गई इसकी मृत्यु। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र बना, जिसका नाम था आराम शाह शासक बना। थोड़े समय के लिए, कुछ दिनों के लिए ये शासक रहा, लेकिन बाद में आराम शाह की हत्या कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद ने कर दी, जिसका नाम था इल्तुतमिश। तो अगला जो शासक था इल्तुतमिश से, ये आराम शाह की हत्या करने के बाद भारत का शासक बना। तो ये तो है पहला शासक दिल्ली सल्तनत का, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद में आगे जो इंपोर्टेंट शासक है उसका नाम है आपका इल्तुतमिश। तो नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट शासक है इल्तुतमिश। सबसे पहले इसका शासनकाल देखें अपन, तो इल्तुतमिश जो है ये शासक बना था 1210 में, 1236 तक इसने शासन किया है इल्तुतमिश। सबसे पहले इल्तुतमिश के बारे में कहते हैं कि ये इल्बरी जाति का तुर्क था। साथ में ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक तो खुद गुलाम था भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो तो खुद गोरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए इसे कहते हैं गुलाम का गुलाम। क्यों सुना है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसे गुलाम का गुलाम कहते हैं, तो उस शासक का नाम है इल्तुतमिश, गुलाम का गुलाम कहते हैं। इल्बरी जाति का ये तुर्क था, साथ में ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। साथ में शासक बनने से पहले ये बदायूं का सूबेदार था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बदायूं का सूबेदार बनाया था। तो शासक बनने से पहले ये बदायूं का सूबेदार था। ये दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, गुलाम का गुलाम इसे कहते हैं। ये इल्बरी जाति का तुर्क था। अब अपन बात करते हैं इल्तुतमिश के शासनकाल के बारे में। सबसे पहले ये अपनी राजधानी बनाता है दिल्ली। देखो, इससे पहले राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है, लेकिन इल्तुतमिश अपनी राजधानी बना लेता है दिल्ली को। तो किसने आए? दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली को बनाता है, या जिसके समय दिल्ली भारत में मुस्लिम सत्ता का प्रधान केंद्र बनी थी, तो उस शासक का नाम है इल्तुतमिश, जिसके समय दिल्ली भारत में मुस्लिम सत्ता का प्रधान केंद्र बनी थी, वो शासक आपका इल्तुतमिश। अगली बात, इल्तुतमिश के समय 1221 में भारत के ऊपर चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। चंगेज खान मंगोलिया का एक क्रूर, बड़ा ही ताकतवर शासक था चंगेज खान।
और चंगेज खान ने भारत पे आक्रमण किया था 1221। जब चंगेज खान का भारत पे आक्रमण हुआ था उस समय भारत का शासक कौन था? इल्तुतमिश था। अगली बात, इल्तुतमिश इसने 1229 में दास्ता से मुक्ति का प्रमाण पत्र खलीफा से प्राप्त किया। भैया दास था, वैसे गुलाम था, खरीदा हुआ गुलाम था, लेकिन जो बगदाद का खलीफा था उससे ये सर्टिफिकेट बनाया इसने, प्रमाण पत्र बनाया इसने। किसका प्रमाण पत्र? दास्ता से मुक्ति का 1229 में, कि भाई मैं अब आत्मनिर्भर हूं, किसी का गुलाम नहीं। तो इसे दास्ता से मुक्ति का प्रमाण पत्र 1229 में मिला। आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। इल्तुतमिश भारत का वो पहला शासक था, भारत का वो पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि पहला मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, अब चाहे वो भारत का हो या कहीं का भी, तो पहला मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो था मोहम्मद गजनवी। लेकिन भारत का वो पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी उस शासक का नाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश भारत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। अगली बात, इल्तुतमिश जो था इसने 40 गुलामों के एक दल का गठन किया था। 40 गुलाम जो थे, इसके विश्वस्त गुलाम जो थे, उसका एक दल बनाया था इसने अपने शासन में सहायता के लिए। एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक मंत्रिमंडल का गठन किया था इसने। और 40 गुलामों के उस दल का नाम था तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए चिहलगानी या 40 दल भी कहते हैं इसके। इसका गठन करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। इसके द्वारा 40 दल का गठन किया गया था। अगली बात, कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने पूरा करवाया था। अजमेर में तारकिन दरवाजा इसने बनवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रारंभिक दरगाह जो है वो भी इसी ने बनवाई थी। इल्तुतमिश वो पहला शासक था जिसने भारत में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। शुद्ध अरबी सिक्के इसी के द्वारा भारत में जारी किए गए थे। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले अरबी सिक्के जारी किए, चाहे वो शुद्ध न हो, तो भारत में सबसे पहले अरबी सिक्के जारी किए थे मोहम्मद गोरी ने। लेकिन वो शुद्ध नहीं थे, उसमें हिंदू संस्कृति की झलक भी थी। क्योंकि मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक और इस्लाम का कलमा था तो दूसरी ओर भारतीय देवी माता लक्ष्मी का चित्र अंकित था। लेकिन सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के भारत में जारी किए थे इल्तुतमिश ने। यही नहीं, शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इसने सबसे पहले सिक्कों के ऊपर टकसाल का नाम लिखवाना प्रारंभ किया कि भाई कौन सा सिक्का किस टकसाल में ढला हुआ है। यह प्रारंभ करने वाला शासक भी कौन था? इल्तुतमिश। इसने दो तरह के सिक्के जारी किए थे, एक था चांदी का और दूसरा था तांबे का। चांदी का जो सिक्का चलाया उसने, उसका नाम तो था टका, और तांबे का जो सिक्का चलाया उसका नाम था जित्तल। तो चांदी का टका और तांबे का जित्तल नामक सिक्का जारी करने वाला शासक भी कौन था? इल्तुतमिश था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने वाला शासक कौन था? तो उस शासक का नाम भी इल्तुतमिश था। अगली बात, इल्तुतमिश भारत में इक्ता प्रणाली का जनक है। इक्ता प्रणाली का जनक भारत में इल्तुतमिश। क्या है इक्ता प्रणाली? तो इल्तुतमिश ने एक ऐसी व्यवस्था लागू की कि इसके जो सैनिक थे
उन सैनिकों को इसने नगद वेतन के बदले जमीन दान में दी कि सैनिक यहां पर नौकरी करेंगे और बदले में जमीन जो है, उस जो निर्धारित जमीन जो सैनिक को दी है वो उपज पूरी सैनिक अपने पास रखेगा। तो यही प्रणाली थी, एकता प्रणाली, नगद वेतन के बदले जमीन देना। और इस प्रणाली का जनक भी भारत में कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही भारत में मकबरा शैली का जनक है। भारत में मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश है, क्योंकि इसी ने भारत में पहला मकबरा बनवाया था दिल्ली में, और उस मकबरे का नाम है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो भारत का पहला मकबरा है, जो भारत का पहला मकबरा है। इल्तुतमिश ने यह मकबरा बनवाया था अपने बेटे की याद में। नासिरुद्दीन मोहम्मद, इसका योग्य पुत्र जिसकी अल्प अवस्था में मृत्यु हो गई थी, उसकी याद में इसने दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, जो भारत का पहला मकबरा है, वो भी इल्तुतमिश ने बनवाया था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश जो है, इसने अपना उत्तराधिकारी अपने जीते जी अपनी बेटी को नियुक्त किया, और जिस बेटी को इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था उसका नाम है रजिया सुल्तान। नाम है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान आगे भारत की शासिका बनी थी, जो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। तो इल्तुतमिश जो था, उसके शासनकाल की ये प्रमुख बातें हैं। अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट शासक रजिया सुल्तान के बारे में सविस्तार चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, नई नई वैकेंसी आई हुई है, कुछ चल रही है, नई वैकेंसियों की घोषणा भी हुई है। घर पे रहते हुए आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बस आप में लगन की जरूरत है। तो लगातार हमारे इस चैनल के साथ आप बने रहिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।